सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री का, यानी पृष्ठ रसायन का। इस सरफेस केमिस्ट्री के हमारे 18 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा इस सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 19 रहेगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कॉलॉइडों के शुद्धिकरण की, या अपन कह सकते हैं कॉलॉइडी विलीनों के शुद्धिकरण की। आज इस पार्ट का हमारा टॉपिक रहेगा कॉलॉइडी विलीनों के गुण, या अपन कह सकते हैं कॉलॉइडी विलीनों के गुणधर्म। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हम 2 पार्टों में कॉलॉइडी विलीनों के गुणों का अध्ययन करेंगे। देखो, कॉलॉइडी विलीनों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। देखो, पहला गुणधर्म ले रहा हूं मैं, विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति कॉलॉइडी विलीनों का पहला गुणधर्म मैंने कौन सा लिया है? विषमांगी प्रकृति। यानी अपन कह सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कॉलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कॉलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी प्रकृति के होते हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेकिन उसकी तुलना में कॉलॉइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसीलिए कॉलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। और यही कहा हमने कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कॉलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो ये कॉलॉइडी विलयनों का पहला गुण हो गया, विषमांगी प्रकृति। दूसरा गुण ले रहा हूं मैं, अस्थिरता, या अपन इसे कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी। देखो, यहां पर हम क्या कह सकते हैं? यहां पर अपन कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कॉलॉइडों की तुलना में द्रव विरोधी कॉलॉइडों का स्थायित्व कम होता है। क्यों? क्योंकि द्रव विरोधी कॉलॉइडों में कणों का आकार बड़ा होने की वजह से कॉलॉइडी कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे हम कहेंगे द्रव स्नेही कॉलॉइड की तुलना में द्रव स्नेही कॉलॉइडों की तुलना में द्रव विरोधी कॉलॉइडों का स्थायित्व कम होता है। क्योंकि
विरोधी, क्योंकि द्रव विरोधी कोलॉइडों में, द्रव विरोधी कोलॉइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार, के कणों का आकार बड़ा होने के कारण, बड़ा होने के कारण ये पात्र के पेंदे में या पात्र की तली में, बड़ा होने के कारण ये पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं, पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलॉइडों की तुलना में द्रव विरोधी कोलॉइड का स्थायित्व कम होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलॉइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, या अपन कह सकते हैं कोलॉइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। तो ये दूसरा गुणधर्म हो गया अस्थिरता। तीसरा गुणधर्म अपन ले रहे हैं सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। देखो इंपॉर्टेंट गुण है, इसमें हम कह सकते हैं कि कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे ये अच्छे अधिशोषक होते हैं। क्या होते हैं? उत्तम अधिशोषक। और इसी वजह से इनका उपयोग उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कोलॉइडी विलयन में, कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कणों का, कोलॉइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, अधिक होता है तथा ये उत्तम या अच्छे, तथा ये अच्छे अधिशोषक होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं। अतः इन्हें उत्प्रेरक के रूप में, अतः इन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। देखो क्या कहा हमने कहा कि कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तथा ये अच्छे अधिशोषक होते हैं, अतः इन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये तीसरा गुण हो गया सतही क्षेत्रफल। चौथा गुण ले रहा हूं मैं रंग, कलर। देखो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कोलॉइडी विलयन का जो रंग है वह परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकिरणित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोलॉइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा, ध्यान से समझना, कणों द्वारा
प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, जिसे हम लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। अब देखो, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है यह निर्भर करती है कणों के आकार के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कोलोइडी कणों के आकार, समझना, आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है। आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या कहा? प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कोलोइडी कणों के आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सिल्वर के सोल में, सिल्वर के सोल में, या कह सकते हैं सिल्वर के कोलोइडी विलीन, एक ही बात है। सिल्वर के सोल में सिल्वर के कणों का आकार, सिल्वर के कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होने पर सोल पीला नारंगी दिखाई देता है। कैसा? पीला नारंगी, पीला नारंगी दिखाई देता है। जबकि सिल्वर के कणों का आकार, जबकि सिल्वर के कणों का आकार 9 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होने पर सोल लाल नारंगी, कैसा? लाल नारंगी दिखाई देता है। लाल नारंगी दिखाई देता है। देखो एग्जाम्पल लिया हमने सिल्वर के सोल का या सिल्वर के कोलोइडी विलियन का। क्या कहा हमने कि सिल्वर के सोल में सिल्वर के कणों का आकार, भाई सिल्वर के जो कण है वो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि सिल्वर के सोल में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण या सिल्वर के सोल में कोलोइडी कणों का आकार। कोई कंफ्यूज आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो सिल्वर के सोल में सिल्वर के कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होने पर सोल पीला नारंगी दिखाई देता है। जबकि सिल्वर के कणों का आकार 9 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होने पर सोल लाल नारंगी दिखाई देता है। और ये कहा हमने कि प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कोलोइडी कणों के आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये हमारा चौथा गुण हो गया रंग। हम ले रहे 5 गुण अवसादन। देखो अवसादन में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कोलोइडी विलियन को अपकेंद्रण मशीन में डालने पर या कोलोइडी विलियन को अपकेंद्रण मशीन में डालकर
तेजी से घुमाने पर कोलोइडी कण नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम अवसादन कहते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोलोइडी विलयन को अपकेंद्रण या अपन कह सकते हैं अपकेंद्री मशीन में डालकर अपकेंद्रण मशीन में डालकर तेजी से घुमाने पर कोलोइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। क्या कहा हमने कहा कि कोलोइडी विलयन को अपकेंद्रण मशीन में डालकर तेजी से घुमाने पर कोलोइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। तो ये हमारा 5 नंबर का गुण हो गया अवसादन। हमने 5 गुण देखे, एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। पहला हमने लिया विषमांगी प्रकृति। क्या कहा कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कोलोइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। दूसरा गुण हमने लिया अस्थिरता या अनस्टेबिलिटी। द्रव स्नेही कोलोइडों की तुलना में द्रव विरोधी कोलोइड का स्थायित्व कम होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलोइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। तीसरा गुण लिया हमने सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तथा ये अच्छे अधिशोषक होते हैं, अतः इन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। अगला गुण लिया हमने रंग यानी कलर का। कोलोइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों द्वारा प्रकिरणित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकिरणित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोलोइडी कणों के आकार व प्रकृति पर निर्भर करती है। हमने एग्जाम्पल लिया सिल्वर के सोल का या सिल्वर के कोलोइडी विलयन का। सिल्वर के सोल में सिल्वर के कणों का आकार 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होने पर सोल पीला नारंगी दिखाई देता है, जबकि सिल्वर के कणों का आकार 9 × 10⁻⁵ नैनोमीटर होने पर सोल लाल नारंगी दिखाई देता है। अगला गुण लिया हमने अवसादन। इसमें हमने क्या कहा कि किसी भी कोलोइडी विलयन को अपकेंद्रण मशीन में डालकर तेजी से घुमाने पर कोलोइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट गुण। नेक्स्ट गुण इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट गुण हम लेंगे ब्राउनी गति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट।
यानी अब हम पढ़ेंगे बराउनी गति। लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। हमारा जो नेक्स्ट गुण आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण आ रहा है, कोलोइडी विलियनों का इम्पोर्टेंट गुण बराउनी गति। यानी हमारा नेक्स्ट गुण कौन सा होगा, बराउनी गति का 6 नंबर, बराउनी गति। यानी हम कहेंगे ब्राउनियन मोमेंट। देखो इस ब्राउनी गति की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए उसी के सम्मान में इसको बराउनी गति कहते हैं। यानी हम कहेंगे इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि कोलोइडी विलियन में कोलोइडी कण लगातार, क्या कहेंगे कि लगातार अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे बराउनी गति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसके अनुसार कोलोइडी विलियन में कोलोइडी कण लगातार अनियमित या अपन इसे कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। लगातार अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे बराउनी गति कहते हैं, जिसे बराउनी गति कहते हैं। इम्पोर्टेंट है भाई। हमने क्या कहा कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अनुसार कोलोइडी विलियन में कोलोइडी कण लगातार अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे बराउनी गति कहते हैं। देखो हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं।
ये लो, फिर इधर, फिर इधर, इस गति को हम बोलते हैं ब्राउनी गति, टेडी मेडी जिगजैग मोमेंट। अब देखो ब्राउनी गति के बारे में हम इम्पोर्टेंट बातें लिखते हैं स्टार लगा के। पहली इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो ब्राउनी गति है यह कणों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कोलोइडी कणों के आपस में टकराने से, आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। यानी अपन अगर ब्राउनी गति का कारण देखें तो कारण यही है कि ब्राउनी गति कोलोइडी कणों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। याद रखोगे आप, स्टार लगा के अपन लिख रहे हैं। दूसरा स्टार अपन कह सकते हैं कि ब्राउनी गति से कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। क्या कहेंगे? ब्राउनी गति के कारण, ब्राउनी गति के कारण कोलोइडी विलयन का स्थायित्व है, कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है, स्थायित्व बना रहता है। देखो बात सीधी सी है, ब्राउनी गति के कारण कण पात्र के पेंदे में नहीं बैठ पाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ब्राउनी गति के कारण कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। अगले स्टार में हम क्या कह सकते हैं कि कणों का आकार बड़ा होने पर ब्राउनी गति कम होती है। यानी हम कह सकते हैं कोलोइडी कणों का आकार, कोलोइडी कणों का आकार बड़ा होने पर, बड़ा होने पर ब्राउनी गति कम होती है, ब्राउनी गति कम होती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ब्राउनी गति कोलोइडी कणों के आकार के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। आकार बड़ा होगा, ब्राउनी गति कम होगी। और ये कहा मैंने कि कोलोइडी कणों का आकार बड़ा होने पर ब्राउनी गति कम होती है। अगला स्टार, अगले स्टार में हम कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन की श्यानता अधिक होने पर ब्राउनी गति कम होती है। क्या कहेंगे? कोलोइडी विलयन, कोलोइडी विलयन की श्यानता, जिसे हम विस्कासिता भी कहते हैं, श्यानता अधिक होने पर, अधिक होने पर ब्राउनी गति कम होती है, ब्राउनी गति कम होती है। कोलोइडी विलयन की श्यानता अधिक होने पर ब्राउनी गति कम होती है। एक अंतिम स्टार अपन और लिखते हैं, अगर हम ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाएंगे तो ब्राउनी गति बढ़ेगी। क्या कहेंगे? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ती है, ब्राउनी गति बढ़ती है। तो देखो हमारा जो ब्राउनी गति वाला गुणधर्म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अनुसार
कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण लगातार अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं। इसको हमने डायग्राम से भी समझ लिया है। फिर मैंने आपको ब्राउनी गति के बारे में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, इनको आप ध्यान में रखोगे। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि ब्राउनी गति कोलोइडी कणों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट, ब्राउनी गति के कारण कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। तीसरा पॉइंट, कोलोइडी कणों का आकार बड़ा होने पर ब्राउनी गति कम होती है। अगला पॉइंट, कोलोइडी विलयन की श्यानता यानी विस्कासिता अधिक होने पर ब्राउनी गति कम होती है और ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ जाती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट गुण है ब्राउनी गति, डबल स्टार लगा लेना। एक बार फिर से कह रहा हूं। अब ले रहे हम इस पार्ट का अंतिम गुणधर्म, यानी हमारा नेक्स्ट गुणधर्म 7 नंबर, वो आएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है कोलोइडी विलयन का। टिंडल प्रभाव इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी टिंडल प्रभाव भी इंपॉर्टेंट गुण है कोलोइडी विलयनों का। देखते हैं हम टिंडल प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। डिटेल से पढ़ेंगे हम टिंडल प्रभाव को। यानी अब हमारा नेक्स्ट गुणधर्म टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना। पहले कह रहा हूं मैं, टिंडल प्रभाव, डबल स्टार लगा लेना इसके ऊपर। देखो क्या कहेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं कि टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसी के सम्मान में हम इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखो प्रभाव क्या है। हम कहेंगे कि किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे में रखे कोलोइडी विलयन में से गुजारा जाए तो कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज का परिकिरणन कर देते हैं तथा ये कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। देखो क्या कहेंगे हम कहेंगे टिंडल प्रभाव की खोज, टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये एक सामान्य सी बात है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां से इसको परिभाषित कर रहे हैं, ध्यान से आप समझते जाएंगे। क्या कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत, समझना, किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त, प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश किरण पुंज को, प्रकाश किरण
पुंज को अंधेरे में रखे, अंधेरे में रखे, अंधेरे में रखे कोलोइडी विलियन, कोलोइडी विलियन में से, अंधेरे में रखे कोलोइडी विलियन में से गुजारा जाए, गुजारा जाए तो कोलोइडी कण, कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज का, प्रकाश किरण पुंज का परकिरणन, परकिरणन परकिरणन कर देते हैं, परकिरणन कर देते हैं तथा ये कोलोइडी कण, तथा ये कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज के पथ में, प्रकाश किरण पुंज के पथ में, पथ यानी मार्ग, पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह परिघटना, यह परिघटना टिंडल प्रभाव, यह परिघटना टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाती है। देखो हमने टिंडल प्रभाव को परिभाषित किया है और क्या कहा है, ध्यान से समझना आप, कि किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे में रखे कोलोइडी विलियन, अंधेरे में रखे कोलोइडी विलियन में से गुजारा जाए तो कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज का प्रकिरणन कर देते हैं तथा ये कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। देखो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मेरे पास कोई पात्र है, ये यहाँ पर है कोई प्रकाश का स्रोत, ये यहाँ पे है लेंस, ये प्रकाश किरण पुंज है। इस पात्र में भरा हुआ है कोलोइडी विलियन। समझना आप ध्यान से,
यानी ये कोलोइडी विलियन अंधेरे में रखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ। देखो ये तो है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, ये है प्रकाश किरण पुंज, यहाँ लिख दूँ मैं प्रकाश किरण पुंज। ध्यान से समझेंगे आप, प्रकाश किरण पुंज। और इसके अंदर क्या भरा है हमने, कोलोइडी विलियन, कोलोइडी विलियन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब हम इस प्रकाश किरण पुंज के लंबवत देखते हैं, लंबवत का मतलब यहां से, ये मैंने आंख दिखाई है, यहां से जब देखेंगे ना तो हमें प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश का पथ यानी अपन कह सकते हैं कि प्रकाश किरण पुंज के पथ में चमकते हुए कोलोइडी कण दिखाई देते हैं। और ये जो बना है, ये बना है टिंडल शंकु। क्या बना है, टिंडल शंकु। एक शंकु की जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। ये भी टिंडल शंकु है और इधर ये भी टिंडल शंकु है, टिंडल शंकु। ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे हमने प्राप्त प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे में रखे, अंधेरे में रखे कोलोइडी विलियन पर डाला। तो क्या हुआ, कोलोइडी कण प्रकाश का परिकिरणन कर देते हैं तथा प्रकाश किरण पुंज के पथ में हमें कोलोइडी कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह परिघटना ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। कोलोइडी विलियन इसमें भरा हुआ है, प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश किरण पुंज है, ये टिंडल शंकु है। इसके लंबवत देखेंगे तो हमें कोलोइडी कण प्रकाश किरण पुंज के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो, अब हम इस टिंडल प्रभाव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। देखो, पहली बात तो यही है कि इस घटना में हमें चमकता हुआ एक शंकु दिखाई देता है। क्या कहेंगे, चमकता हुआ एक शंकु दिखाई देता है, जिसे हम टिंडल शंकु कहते हैं। क्या कहेंगे
कि इस घटना में एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। मैं यहां लिख रहा हूं, इस घटना में एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। चमकीला शंकु दिखाई देता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। 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 अब देखो, यदि परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम के आकार में अंतर अधिक होगा तो यह टिंडल शंकु स्पष्ट बनता है, या अपन कहेंगे कि हमें और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं कि इस टिंडल प्रभाव के लिए आवश्यक शर्त क्या है। टिंडल प्रभाव के लिए आवश्यक शर्त ध्यान में रखोगे आप। देखो, टिंडल प्रभाव के लिए आवश्यक शर्त के लिए आवश्यक शर्तें, देखो दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो क्या रहेगी कि जो परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। क्या कहेंगे हम कहेंगे परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। अंतर अधिक होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है कि परिक्षिप्त परावस्था के कणों का जो आकार है वह प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। क्या कहेंगे हम कहेंगे परिक्षिप्त परावस्था के कणों का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, क्या कहा, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, की कोटि का होना चाहिए। देखो, हमने पिछले वीडियो में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइडों में अंतर देखा था और हमने क्या कहा था कि द्रव स्नेही कोलॉइड टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। अरे क्यों नहीं दर्शाते हैं? यही तो कारण है कि द्रव स्नेही कोलॉइड में परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर कम होता है। अंतर कम होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा तो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। और हमने कहा था कि द्रव विरोधी कोलॉइड टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं क्योंकि द्रव विरोधी कोलॉइडों में परिक्षिप्त परावस्था व
परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होता है। अंतर अधिक होगा तो प्रकाश का परिकीर्णन ज़्यादा होगा, प्रकाश का परिकीर्णन ज़्यादा होगा तो टिंडल प्रभाव अधिक होगा, या अपन कहेंगे कि टिंडल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरी हमने शर्त देखी कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए। अब देखो, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का नहीं है यानी कम है आकार, तो इसका मतलब प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा और टिंडल प्रभाव नहीं प्रकट होगा। तो ये दो आवश्यक शर्तें हैं। अब हम बात करते हैं कि टिंडल प्रभाव का कारण क्या बताएंगे हम। टिंडल प्रभाव का कारण, डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेंगे। टिंडल प्रभाव का कारण, शर्तें मैंने आपको बता दी है, टिंडल शंकु मैंने आपको बता दिया है। अब हम टिंडल प्रभाव के कारण की बात करते हैं। देखो, टिंडल प्रभाव का जो मेन कारण है वो अपन क्या देंगे, प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन यानी हम कह सकते हैं टिंडल प्रभाव का कारण। तो क्या कह सकते हैं कि कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन, कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन। अब देखो, प्रकाश का जो परिकीर्णन है वह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी हम इसे दिखा सकते हैं प्रकाश का परिकीर्णन, क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती लैम्ब्डा की पावर 4। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। देखो, यानी बात सीधी सी ये है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी प्रकाश का परिकीर्णन उतना ही अधिक होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी तो प्रकाश का परिकीर्णन उतना ही कम होगा। हमें पता है कि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य, समझना बात को, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अतः नीले रंग का परिकीर्णन, नीले रंग का परिकीर्णन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। देखो, यही तो कारण है कि समुद्र का जल, झीलों का जल, तालाबों का जल और आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है
कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, यानी हम कह सकते हैं इसीलिए समुद्र का जल, नदी का जल, झीलों का जल, तालाबों का जल और आकाश नीले रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग के दिखाई देते हैं। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने टिंडल प्रभाव का क्या कारण देखा, कोलोइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अतः नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसीलिए समुद्र का जल, नदी का जल, झीलों का जल, तालाबों का जल और आकाश नीले रंग के दिखाई देते हैं। अब देखो लास्ट में हम टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि टिंडल प्रभाव के उदाहरण हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश गुजर रहा है तो उस प्रकाश किरण का धूल के कण प्रकीर्णन कर देते हैं तथा ये धूल के कण उस प्रकाश किरण के पुंज में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यह एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सिनेमा हॉल का। सिनेमा हॉल में फिल्म प्रोजेक्शन के समय जब प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है तो धूल के कण, या अपन कह सकते हैं कि सिनेमा हॉल में उपस्थित कण, धूल मिट्टी के कण उस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं तथा वे धूल के कण प्रकाश के मार्ग में चमकते हुए दिखाई देते हैं। यानी यह एग्जाम्पल भी टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो वापस से बता रहा हूँ आपको, टिंडल प्रभाव मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रभाव है। अच्छे से आप डायग्राम के द्वारा अच्छे से इसको तैयार कर लेना। देखो आज की इस क्लास में हमने 7 गुणों का अध्ययन किया। पहला हमने लिया विषमांगी प्रकृति, दूसरा हमने लिया अस्थिरता, तीसरा हमने लिया रंग, चौथा हमने लिया अवसादन, 6 हमने लिया ब्राउनी गति और 7 हमने लिया टिंडल प्रभाव। अब देखो जो विद्युतीय गुण है, कोलोइडी विलयनों का विद्युतीय गुण यानी विद्युत आवेश की उत्पत्ति, विद्युत कण संचलन और कोलोइडी विलयन का स्कंदन, इन गुणों का अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।